दो ऐसे लोगों की कहानी जिनका विवाह दोनों परिवार की रजामंदी और खुशियों के बीच संपन्न हुआ था। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। विवाह के उपरांत जीवन के 9 साल खुशी खुशी बिताने के बाद अचानक उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि यह खूबसूरत रिश्ता तलाक जैसे मोड़ तक पहुंच गया। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते में तलाक शब्द ऐसा वज्रपात है जो दो परिवार और दो लोगों की जिंदगी को जीवन के उस कगार पर पहुंचा देता है जहां एक दूसरे के साथ 7 जन्मों की कसम खाने के बावजूद दोनों को अजनबियों की तरह जीवन बिताना पड़ता है। इस कहानी में भी ऐसे ही दो लोगों के रिश्ते की कशमकश और अलगाव के बारे में बताया गया है। तुमने इस पवित्र रिश्ते की मान मर्यादा का हनन किया है। अब तुम्हारे साथ जीवन निर्वाह करना मेरे बस की बात नहीं। मैंने तुम्हें कई मौके दिए और खुद भी इस रिश्ते की मर्यादा बनाए रखने की नाकामयाब कोशिशें की, लेकिन अब लगता है कि हमारे रिश्ते की नींव ही कमज़ोर पड़ी थी, जो समय के तूफानों को झेल ना सकी। और अब हम अपने रिश्ते के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा अलग होना ही नियति को मंजूर है, जिसमें हम दोनों की भलाई है। हाँ, इसी में हम दोनों की भलाई है। आप मुझे मेरी किस गलती की सज़ा दे रहे हैं? सज़ा देने से पहले कम से कम एक बार मेरी गलती तो बता दीजिए। क्यों तुम्हें हमारे टूटते रिश्ते में पड़ी दरार का कारण मालूम नहीं है, जो बार बार मेरे मुंह से सुनने के लिए आतुर रहती हो? मैं तलाक के पेपर तैयार करवा रहा हूँ। जल्दी ही हमें इस अनचाहे रिश्ते की बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। इस बीच इन बातों का मेरे बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चे की कस्टडी तो मैं ही लूँगा। तुम्हारे किसी भी गलत आचरण का प्रभाव मेरे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान होगा। लड़की रोते हुए कहती है, आखिर आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? इस रिश्ते में पड़ी दरार की जिम्मेदारी आप मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। उसके लिए हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। फिर मुझे अकेले की गलती कैसी हो गई? जब हमारे रिश्ते में दरार पड़ी और उस दरार के जिम्मेदार हम दोनों हैं, तो मुझे अकेले को उसकी सज़ा क्यों भुगतनी पड़ेगी? अगर न्याय ही करना है तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं तलाक के पेपरों पर साइन करने के लिए सहमत हूँ। कभी कभी हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और प्यारे रिश्ते और उन खूबसूरत लम्हों को क्षणिक गलतियों का आपसी गलतफहमी के कारण हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी इस नई कहानी के किरदारों के साथ भी हुआ। वैदेही आज एक बार फिर कुछ समय के लिए मिले एकांत में अपने अतीत के गलियारे में भटक रही थी। क्या सचमुच जिंदगी ऐसे इंसान की जीवन पर्यंत कठिन परीक्षाएं लेती रहती है? मेरा वर्तमान भी ऐसी ही परीक्षा की भेंट चढ़ गया, या फिर शायद मैंने अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। वैदेही अतीत में भटकते हुए जीवन के उस दौर में पहुंच चुकी थी जब बैरिस्टर माता पिता की इकलौती संतान के रूप में वैदेही के जीवन की शुरुआत हुई थी। घर में धन दौलत, नौकर, सुख समृद्धि सब कुछ तो था, कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो माता पिता के प्यार की, जिसके लिए वह तरसती ही थी। उनके पास अपनी बेटी के लिए समय ही नहीं होता था। नौकरों के हाथ पली पड़ी वैदेही प्रेम की तलाश में भटक रही थी। जब जीवन में प्रवीण का आना हुआ, प्रवीण बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे, जिन्हें वैदेही हर रूप में पसंद थी, और वैदेही को जिस प्रेम की तलाश थी वह उसे प्रवीण में मिल रही थी। दोनों खुशी खुशी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। कॉलेज में दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं होती थी, लेकिन इन बातों को से बेफिक्र यह जोड़ा अपने आप में मस्त रहता था। जब कभी वैदेही प्रवीण से कहती कि तुम मुझे ऐसे ही जीवन भर प्रेम करते रहोगे, कभी छोड़ोगे तो नहीं, तब प्रवीण कहते कि इन सांसों के रुकने से पहले तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम इन सांसों में बस चुकी हो। उस वक्त प्रवीण की बातों को सुनकर वैदेही का मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। वह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगती थी, लेकिन आज यथार्थ में प्रवीण की वही बातें मिथ्या साबित होती थी। वैदेही की सोच पर विराम तब लगा जब करुणा ने आकर पूछा कि वकील साहिबा, ऐसे गुमसुम होकर कहाँ विचरण कर रही हो? जी हाँ, वैदेही अपने दाम्पत्य जीवन से लगाव के बाद करुणा के बहुत समझाने पर अपने बिखरते जीवन को समेटने के लिए एक बार फिर से अपनी छूटी हुई प्रैक्टिस को वापस पूरा करने के उपरांत एक
सफल वकील बन चुकी थी और शायद यही वजह थी कि जो उसके जीवन में हुआ उससे सबक लेकर अपने प्रोफेशन के द्वारा उसने कई टूटते हुए रिश्तों को बचाने का प्रयास कर रही थी। एक दिन कोर्ट में ऐसे केस आते रहते जो उसे बार बार उसके जीवन से रूबरू करवा दिया करते थे, लेकिन अब वैदेही पहले जैसी कमज़ोर और संवेदी नहीं रह गई थी। अब वह एक सफल वकील होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी थी, जो समाज में हो रहे गलत पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया भी देती थी और उसे सुलझाने का सामर्थ्य रखती थी। अपने जीवन में अपनी नादानियों के कारण जो कुछ उसने खोया था, वह गलती वह किसी और जोड़े को नहीं करने देना चाहती थी। इसलिए जब कभी भी कोर्ट में उसके सामने ऐसा कोई केस आता था, तो वह अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती कि वह रिश्ता दोनों की नासमझी के कारण ना टूटे, बल्कि दोनों एक बार फिर से इस रिश्ते को एक मौका देकर उसे सुलझाने और संभालने की कोशिश करें। कई रिश्तों में उसकी यह कोशिश कामयाब भी हुई थी, जिससे उसे आंतरिक प्रसन्नता मिलती थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो कुछ खोया वह दूसरों को रिश्तों जोड़कर उनमें अपनी खुशी की तलाश पूरी कर लिया करती थी। जीवन के टोकने पर वैदेही वर्तमान में वापस आकर करुणा के टोकने पर वैदेही वर्तमान में वापस आते हुए पूछती है कि आज तो तुम्हारा केस था, क्या हुआ? अरे यार, इसका होना क्या था? वह दोनों एक दूसरे से जुड़ना ही नहीं चाहते थे, दोनों ही झगड़ालू और शक्की स्वभाव के थे, इसलिए दोनों का एक साथ रहना नामुमकिन। देखो अगली डेट पर क्या फैसला होता है। खैर यह बात छोड़ो, मुझे बड़ी ज़बरदस्त भूख लग रही है। तुम्हारा तो अपने अतीत में विचरण करने से पेट भर गया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे साथ फटाफट चलो और खाना खाते हैं। वैदेही की खाना खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बिना मन के भी करुणा के साथ खींचती चली गई। कोर्ट से बाहर रेस्टोरेंट में जाते हुए करुणा ने वैदेही से पूछा कि अच्छा ये बताओ, काव्य से बात हुई या नहीं? आज तो समय नहीं मिला, लेकिन सोचा है कल टाइम निकाल कर उससे बात ज़रूर करूँगी। उसे मेरे फ़ोन का इंतज़ार रहता है, बस एक यही तो जरिया जिससे मैं उससे जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। करुणा और वैदेही की दोस्ती प्रैक्टिस के दौरान हुई थी। करुणा स्वभाव से बेबाक और जिंदा दिल महिला थी, जिसे आप में ही जीने की आदत थी। उसका सिद्धांत था कि अतीत की कड़वी यादों को याद करके बार बार अपने आप को दुख पहुँचाने से अच्छा है कि वर्तमान में खुशियों में अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जियो। लेकिन उसके इस फॉर्मूले को खुद उसकी दोस्त वैदेही ने कभी फॉलो नहीं किया। उसका तो पसंदीदा कार्य ही था कि जब कभी एकांत मिलता तो वह अपने अतीत में घुमाती थी, फिर घंटों अपने अतीत में हुए कड़वे अनुभवों और अपने टूटे रिश्तों के बारे में सोचकर बार बार दुख के सागर में गोता लगा लिया करती थी। एक करुणा ही ऐसी इंसान थी जिसके पास होने से पल दो पल की खुशियाँ उसे नसीब हो जाया करती थी। करुणा ने कई बार खुलकर उससे इस विषय पर बात की, लेकिन इन बातों का वैदेही पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह जैसे अपने जीवन से पहले निराश थी, आज भी वह उसी तरह से जीवन में आगे बढ़ रही थी। जबकि करुणा हर वक्त इस प्रयास में लगी रहती थी कि वह अपने अतीत में कड़वी यादों से बाहर आकर जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत करे, एक बार फिर खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करे। लेकिन यह संभव तब होता जब वैदेही खुद के लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती। उसने तो अपने आप को रोक रखा था अपनी यादों के कैद में, जिससे वह कभी बाहर निकलना चाहती नहीं थी। उसे अब भी यह यकीन नहीं हो रहा था प्रवीण जैसा प्यार करने वाला इंसान उसे जिंदगी के इस मोड़ पर ला सकता है जहां पति, परिवार और बच्चा होने के बावजूद वह अकेली रह गई थी। वैदेही के जीवन में आगे क्या होने वाला है? क्या वैदेही अपने जीवन में नई शुरुआत कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए तलाक का नया भाग 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।